नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की वीडियो जो है थोड़ी सी अलग सी आपको लगने वाली है बिकॉज़ मैं ऐसे ही बात करने वाला हूँ और जो भी रिलेवेंट चीज़ों की बात करूँगा उसके शॉर्ट्स लगाता जाऊँगा ताकि आपको ऐसे बोर भी फील ना हो। मुझे ऐसे मन कर रहा था कि आज एक अलग टाइप में वीडियो करता हूँ मैं और ट्राई करते हैं कि क्या कैसी लग रही है। बात हम स्कोडा स्लाविया की करेंगे जो मैं अभी चला रहा हूँ और पिछले 10 दिन से शायद चला रहा हूँ, 10 या 11 दिन हो गए मुझे और 1395 किलोमीटर जो है ये गाड़ी हमसे चल चुकी है। इतना ज़्यादा इसलिए चल चुकी है क्योंकि हम इतना ज़्यादा चलाते हैं। उससे पहले गाड़ी के बारे में रिव्यू देना, ऐसा मतलब डीप चीज़ें बोलना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बट स्लाविया जो है वो डेफिनेटली एक सक्सेस स्टोरी का पार्ट रहा है स्कोडा की, जो धीरे धीरे चेंज आया है स्कोडा में। और मैं इस वीडियो में अगर कहीं फोक्सवागन भी बोलूँ तो उसको आप ऐसा पॉइंट मत करना कि फोक्सवागन बोल दिया है तो स्कोडा है। दोनों सेम ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो बेसिकली आप ये मान लो कि बलेनो ग्लांजा वाली चीज़ जो है यहाँ पे है। दोनों कंपनीज़ जो है वो साथ ही में गाड़ियाँ बनाती है, सब कुछ जो चीज़ें हैं। बट हाँ, दोनों कंपनीज़ के फ़ैन बॉयज़ को मेरे को एक और चीज़ कहनी है। स्कोडा की और ये फोक्सवागन की जो नई गाड़ियाँ हैं, अब ये पहले वाली स्कोडा फोक्सवागन गाड़ियाँ जैसी नहीं रही, ठीक है। तो पहले वाली बात नहीं है, कई मायनों में कुछ जगह सुधरी है, कुछ जगह बिगड़ी है। तो प्लीज़ ये कहना बंद कर दीजिए कि फोक्सवागन तो फोक्सवागन है, स्कोडा तो स्कोडा है। ग्लोबली लोग ये कहते हैं, ऐसे ही फोक्सवागन फेमस नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। प्लीज़ मतलब वो बोल के आप चलो बोलना है तो आप बोल दो, मतलब ट्रोल वोल मत किया करो यार, गाली गलौज भी मत किया करो। बिकॉज क्या होता है ना कि मेरे जैसे आदमी को जो कुछ ऑनेस्टी डिलीवर करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, सब लोगों को जो पैसा दे रहे हैं अपना गाड़ी खरीदने के लिए, फिर वो उनको समझाने में प्रॉब्लम हो जाती है। उनको लगता है खाम खा गाली खाने वाली बात हो जाएगी अगर ये बोलूँगा तो ये ऐसा। और वो थॉट जब आने लग जाते हैं तो चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें और ऑनेस्टी वाली चीज़ें मरना शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऐसा मत किया कीजिए। बट एनीवे, अभी जो है चलते हैं, जंप करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इतने दिन मैंने इसको चलाई है, कई ओनर से मैंने बात की है या उन्होंने मैसेज कर दिया है, मेल कर दिया है, या जो वीडियोस वगैरह मैंने देखे हैं उन सब को मिला के क्या सेंस है स्कोडा कुशाक और स्कोडा स्लाविया। कुशाक तो चलो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट है, बस स्लाविया और वर्चुस की बात करें। स्लाविया वर्चुस को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले कॉन्स की बात कर लेते हैं। कॉन्स और प्रोज के हिसाब से मैं बताऊंगा। कॉन्स मतलब नेगेटिव्स, गाड़ी के बारे में क्या अच्छा नहीं है, उनकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो मेरे ख्याल से फीचर्स हैं जो दिए गए हैं बट 100% काम जो है सही से नहीं करते हैं। कैसे मैं बोल रहा हूँ कि दिए गए हैं बट 100% सही से काम नहीं करते हैं। वेल देखो, जैसे वायरलेस चार्जिंग फॉर एग्जांपल दिया गया है फीचर, बट आधे टाइम पे ये बोलता रहता है चार्जिंग सस्पेंडेड, कुछ और इशू जो है वो वहाँ पे आ जाता है। फिर वहीं उसी के पास में एसी पैनल है। अब इस गाड़ी का एसी उतना सही नहीं है, मतलब ठीक है कूलिंग कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। अभी तो वेदर बाहर अच्छा है तो मुझे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बट हार्श वेदर में क्या होता है, कभी कभार ये कूलिंग करना बंद करता है, तेज़ स्पीड पर नहीं करता है। कभी कभी लो स्पीड पे, सिटी स्पीड जो होती है ये बम्पर टू बम्पर, तब हल्का फुल्का कूलिंग का इशू आता है। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि मुझे गाड़ी से मूड ही ऑफ हो जाए। बट आई थिंक जिस प्राइस पॉइंट की गाड़ी है और कंपटीशन में जो चीज़ें हैं उस हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इशू Hyundai की भी कुछ गाड़ियों में पहले देखने को मिलता था, हाई स्पीड में नहीं बट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो वो भी एक चीज़ जो है हो रही है। तो ये सेम एसी पैनल जो है कई बार यार ये केबल्स वगैरह जो कनेक्टेड है उसी से टच हो जाता है और चेंज हो जाता है। कभी कभार मेरे हाथ से टच हो जाता है, जैसे ऐसे मैं हाथ रेस्ट कर रहा हूँ तो उससे टच हो गया, एसी बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। और मुझे हर बार नज़र हटा के देखना पड़ता है क्योंकि ये टच बेस्ड है। तो ये टच बेस्ड थोड़ा सा और बेटर हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता। मुझे लगा था ये जो इसमें गैप मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन दिया हुआ है वो उसकी वजह से ईजी होगा कंट्रोल करना, बट उतना कुछ खास ईजी हो नहीं पा रहा है। आंखें नज़र जो है वो हटानी पड़ती है इसको ऑपरेट करने के लिए। फिर उसके बाद में फीचर्स में ही जो एक और चीज़ है कि गाड़ी में इंजन स्टार्ट स्टॉप और ये सब चीज़ें दी गई है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के हिसाब से क्रॉल भी करती है गाड़ी। बट एक चीज़ गाड़ी मिस करती है और वो है ऑटो होल्ड। जब भी मैंने इसको ट्रैफिक में चलाया है, आप क्या होता है जिन गाड़ियों में ऑटो होल्ड होता है फंक्शन, आप उसमें ब्रेक अगर थोड़ा सा भी प्रेशर से दबा दो तो गाड़ी को समझ में आता है कि भैया आप गाड़ी जो है रुकी रहेगी थोड़ी देर, फिर आप ब्रेक पेडल छोड़ दो, गाड़ी वहीं रुकी रहती है, भले ही गाड़ी गियर में हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है स्लाविया में जो 1.5 में चला रहा हूँ इसमें अच्छा मैंने नहीं बताया तो बता दूँ, मैं 1.5 DSG मैंने चलाया है इस पूरे दरमियान। तो कुछ इंजन से रिलेटेड बातें जो है वो स्लाविया में अलग हो सकती है। तो यहाँ पे जो है मतलब 1 लीटर में अलग हो सकती है। तो यहाँ पे ऑटो होल्ड जो है वो नहीं देना एक्चुअली एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। बहुत परेशान होता है, मतलब ब्रेक दबा के बैठे ही रहो या फिर गियर को न्यूट्रल में डालो, हैंड ब्रेक खींचो, वैसी वाली चीज़ है। तो वो एक छोटा सा फंक्शन है जो आई थिंक डेफिनेटली ऐड किया जाना चाहिए था, उसका नहीं होना जो है थोड़ा सा सताता है। फिर उसके बाद में रिवर्स कैमरा, उसकी क्वालिटी बहुत बुरी है भाई रिवर्स कैमरा की।
मतलब कुछ कुछ पॉइंट से बहुत ज़्यादा बुरी आती है। तो दिन में तो इशू नहीं होता है, जैसे अभी आप करंटली देख रहे हो वेल लिट एरिया में शूट किया गया है तो उतना ऑड नहीं लग रहा है, बट कई जगहों पे रात में जो है बड़ी अजीब क्वालिटी लगती है। लगता नहीं है कि इतनी महंगी गाड़ी में जो है ऐसे कैमरे की क्वालिटी होनी चाहिए। स्पेशली कुछ कंपनीज ने हमें बिगाड़ दिया इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्वालिटी। ये Hyundai किया ग्रुप की गाड़ियाँ, इन्होंने जो शानदार क्वालिटी दी है उससे थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि फिर एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है। फिर उसके बाद में फ़ीचर्स में ही एक और एडिशन है जो कि कौन सा है, वो ये कि कुछ फीचर्स मिसिंग है इस गाड़ी में जो कि इस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी में होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो मिसिंग है वो ADAS है। होंडा सिटी जो है वो अब ऑफर करने लग गई है। आई थिंक कुछ टाइम बाद में शायद हो सकता है वरना में भी आ जाए, बट अभी फ़िलहाल जो है ADAS मिसिंग है इसमें। और वो चीज़ नहीं होना जो है लगता है कि ये थोड़ा सा जिस प्राइस पॉइंट पे आती है वहाँ ये दिया जा सकता था। ADAS नहीं होना एक चीज़ जो है वो है, कितने लोग उसको चाहते हैं होना या नहीं होना वो अलग बात है। आई डोंट थिंक अभी भी इंडिया में ज़्यादा लोग ADAS का काम में लेते हैं या उसका उनके काम के करने का तरीका उनको समझ में आता है, बट वो ब्रैगिंग राइट उसके साथ में आती है। और फिर उसके बाद में एक चीज़ ये है कि रियर जो सीट्स है उन पे सनशेड का नहीं होना, ये भी अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट जो है इसके बारे में है। रियर सीट्स पे सनशेड डेफिनेटली दिए जाने चाहिए थे, बट इस गाड़ी में नहीं ऑफ़र किए जाते हैं। आई थिंक अगेन होंडा सिटी में वो ऑफ़र किए जाते हैं। उसके बाद में एक और चीज़ है, ये सारे पावर विंडोज़ जो है ये वन टच अप डाउन सारे नहीं आते हैं। छोटी सी चीज़ है, बट फोक्सवैगन ग्रुप जो है वो ये किया करता था। उनकी इनफैक्ट चाबी से जो है विंडोज़ रोल अप रोल डाउन हो जाते थे। वो दोनों फीचर जो है यहाँ पे रिमूव कर दिए गए। आई थिंक ये एक ऐसा फीचर है जो दिया जाना चाहिए, अभी भी दिया जाता है एज एडिशन जो है, कभी भी किया जा सकता है उसका। तो वो भी एक चीज़ जो है यहाँ पे मिसिंग फील होती है। उसके बाद में कुछ गिमिकी फीचर्स भी है जो कि मिसिंग फील होते हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं होना। मुझे तो ऑनेस्टली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं सच, बट इलेक्ट्रिक सीट्स होना और चाबी जो है उससे इंजन स्टार्ट होना और कनेक्टेड कार में वो ढेर सारे फीचर्स होना, वो कुछ मिसिंग बिट्स हैं जो कि शायद मेरे ख्याल से जो है अगर दिए जाए तो कुछ लोगों को और अच्छा लग सकता है, बट उतना प्रैक्टिकल आई डाउट के वो कहे जा सकते हैं। Hyundai वर्ना ने गेम थोड़ा अप कर दिया, उन्होंने वेंटिलेशन के साथ में हीटेड भी दे दिया, तो वो वाली चीज़ भी है। हालांकि हीटेड पर्सनली अगेन मुझे उन सीट्स मतलब ऐसा लगता है कि ज़्यादा लोग नहीं यूज़ करेंगे हीटेड सीट्स को, मोस्टली इंडियन कंडीशंस में। हाँ, वेंटिलेटेड जो है सीट्स वो ज़रूर लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो चीज़ है वो मैं कहूँगा तो कुछ लोगों को कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकती है, वो है कि इस गाड़ी के प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब बिल्ट जो है वो आमतौर पे हम लोग लोहे और स्ट्रक्चर और उसका ठुकना पिटना जो है उससे एसोसिएट करते हैं, बट वैसा नहीं होना चाहिए। बिल्ड में एनीथिंग जिसकी थोड़ी बहुत भी मतलब कहते हैं ना जिसमें थोड़ा बहुत भी कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है और बिल्ड रिक्वायर्ड है, वो उसकी क्वालिटी को ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में काउंट किया जा सकता है। प्लास्टिक के साथ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ड्यूरेबल तो लगता है वो, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट द टेक्सचर इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है वो रिच फील नहीं देता है। ऐसा आपको लंबे टाइम तक वो बहुत बढ़िया फील जो है वो नहीं देता रहेगा। वो एक थोड़ा सा इशू है। ये दोनों कार्स के साथ में इशू है। कई लोगों को वर्चुस में वो इशू लगता नहीं है, कई लोगों को स्लाविया में इशू नहीं लगता। मुझे तो दोनों कार्स के, हालांकि इंटीरियर के मामले में या ओवरऑल गाड़ी के मामले में मुझे स्लाविया बेटर लगती है, लेकिन फिर भी जो है क्या सीन है ना कि ये प्लास्टिक ओवरऑल जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया गया है, उसका टेक्सचर जो इस्तेमाल किया गया है, ये डेफिनेटली बेटर हो सकता था। इसमें जो है काफ़ी काम करने की ज़रूरत जो है वो स्कोडा को और थी, या तो वो वेंडर सही से सेलेक्ट करते। उन्होंने एक काम अच्छा किया है कि ओवरऑल जो है ना मजबूत वाली चीज़ तो ले ली, ऐसा नहीं है कि ऐसा झूलता रहता है, वो वाली चीज़ नहीं जो हमने लेसे सियाज के साथ में इशू है। बट हाँ, अभी भी प्लास्टिक और उसके इंजीनियरिंग और लेआउट वगैरह के मामले में आई थिंक Hyundai जो थोड़ा सा बेटर ही है। वो चीज़ अगर स्लाविया कर दे तो लेवल अप हो जाएगा उनका जो कहते हैं ना इंटीरियर्स और लुक्स एंड फील्स वाला जो है वहाँ पे। और साथ ही में अब उसके बाद में नेक्स्ट जो बड़ी चीज़ मुझे लगी वो ये है कि गाड़ी जब चलती है तो उनके सस्पेंशंस जो है वो अभी भी आवाज़ करते हैं इंडिया की रोड कंडीशंस के हिसाब से। राइड क्वालिटी उतनी भी बढ़िया नहीं है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से कि मज़ा ही आ जाए, और ये परेशान करते हैं। लोग उठाते हैं, किसका है देखते हैं। हेलो लैंडलाइन नंबर। अरे BSNL लैंडलाइन वालों परेशान कर दिया यार। ये भैया 2-4 नंबर पे बीप बीप लगा देना, वरना जो है लैंडलाइन नंबर आउट हो जाएंगे। वैसे तो मेरा लैंडलाइन कनेक्शन ही नहीं है, तो ब्रॉडबैंड का है, बट हाँ लगा देना। एनीवे तो ये भी हटा देना भाई। एनीवे तो बात ये है कि कॉल वॉल आ रहे हैं बीच में, वो काट दिया मैंने। बट हाँ, मैं ये बता रहा था आपको, सस्पेंशन जो है वो भी इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं है। मतलब
जब भी ख़राब जॉल्ट वगैरह से निकलते हो या काफ़ी ऐसे पैची रोड या ऐसी रोड जहाँ पे रोड नहीं बनी हुई है, प्रॉपर लेड आउट नहीं है टार में, वहाँ पे बड़े आवाज़ वो करते हैं और थोड़ा सा झटका भी अंदर देते हैं। तो वो एक चीज़ है जो कि थोड़ा सा और बेटर हो सकती थी। होंडा सिटी जो है उसकी राइड क्वालिटी अच्छी है, उसके सस्पेंशन अच्छे हैं, वर्ना के भी सुधर गए हैं, थोड़े से ही बेटर मैं कहूँगा इसके मुकाबले वो ख़राब सड़कों पे। बट हाँ, ये स्कोडा स्लाविया के साथ में जो है सस्पेंशन में वो हल्का सा काम जो है वो और किया जा सकता था। इन सब चीज़ों के साथ में ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स नेगेटिव्स जो आई थिंक बड़े कुछ हो सकते हैं वो मैं मतलब मेरी तरफ से नहीं है। हाँ, एक और चीज़ ज़रूर है रीसेल वगैरह या ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह की चीज़ में कि वो थोड़ी सी हाई रहेगी, रीसेल थोड़ी सी कम रहेगी, वो चीज़ ज़रूर है, बट उसके बारे में अभी थोड़ा सा मैं आगे भी फिर से टच करूँगा। इसके बाद बात आती है कि गाड़ी, अब मैं जो क्यों बता ही रहा था सस्पेंशन वगैरह, तो उसी से कैरी ऑन करते हैं पॉजिटिव्स के बारे में भी। गाड़ी में एक चीज़ बहुत बढ़िया है और वो ये कि ये गाड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से जो है जो कहते हैं ना हैंडल होती है ओवरऑल। मतलब ऐसा नहीं कि स्टीयरिंग फीडबैक बहुत बढ़िया है, एक्चुअली बढ़िया नहीं है। पुराने स्कोडा ओनर्स है या फॉक्सवैगन ओनर्स कोई गाड़ियाँ उनको चलवा दो तो वो बोलेंगे यार ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो स्टीयरिंग का प्रेसिजन और वो वेट जो है वो जा चुका है, तो उस वजह से थोड़ा मज़ा आना कम होता है। बट जाम लग गया तो हाँ जी, एक क्लीन पैच पे जो है मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पे अब बाकी बात करते हैं। तो अब क्लीन मतलब इतना भी क्लीन नहीं है, बट हाँ, तो बात ये है कि भैया देखो स्टीयरिंग में वो फीडबैक और वो वेट तो नहीं है जो पुराने स्कोडास में आते हैं, बट स्टिल ओवरऑल शैसी की स्टिफनेस, सस्पेंशन जिस हिसाब से रखे गए हैं, जिस हिसाब से इंजन पावर डिलीवरी करता है और जिस हिसाब से जो है डायनामिक्स या स्टीयरिंग का जो फीडबैक हल्का फुल्का है वो आता है, ये गाड़ी अभी भी फ़न तो लगती है चलाने में। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, होंडा सिटी की ओवरऑल स्टीयरिंग जो है फीडबैक और जो हैंडलिंग है या राइड क्वालिटी भी जो है वो मज़ेदार है, बट वो फिर इंजन पंच में थोड़ा सा लैग करती है। वाइल एज Hyundai वर्ना जो है उसके इंजन में बहुत पावर है, पंच है, फील जो है वो नहीं है उसमें चलाने की, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो वो ऊपर नीचे हो रहा है मामला, लेकिन फिर भी आई थिंक सब गाड़ियों को रखा जाएगा। तो अगर किसी को सारे टाइम चलाने में अगर कोई मज़ा आएगा तो डेफिनेटली स्लाविया 1.5 जो है वो होने वाली है। अब DSG हो या मैनुअल हो, अपने अपने चॉइसेस पे है। प्लीज़ डोंट कोट मी के या कोट क्या, प्लीज़ डोंट कमेंट कि आप रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहे हो। आप जानते हो इंडिया का ट्रैफिक कैसे मूव करता है। अगर मैं उधर खड़ा रहूँ तो इधर से ज़्यादा गाड़ियाँ फास्ट चलती रहेगी, क्लियर लिख पाओगे। तो मैं प्रॉब्ली ट्राई कर रहा हूँ जहाँ पे जो मौका चल रहा है, किसी को अब ऐसा बहुत ही और तरीके से कट नहीं मार रहा हूँ, वैसे चलने की कोशिश कर रहा हूँ सेफ। एनीवे, तो और मैं क्योंकि बोल भी रहा हूँ लगातार, तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ उस पर शॉर्ट चला के छुपा रहा हूँ, मैं फिर भी बता ही रहा हूँ आपको। क्या मैं बोल क्या रहा था, लेकिन हाँ, तो वो फील वगैरह जो है वो अभी भी इसी गाड़ी में है। थोड़ा सा अगर आपको बेटर पावर या फास्टर चाहिए गाड़ी तो आप वर्ना ले सकते हो, थोड़ी सी फास्ट है। अगर आप चाहिए कि ओवरऑल सिटी में ही चलना है, कंफर्ट ओरिएंटेड ही रहना है, बट स्टिल ग्रिप वगैरह मिल जाए और थोड़ा सा अच्छा वेट वगैरह मिल जाए, तो आप होंडा सिटी के साथ जाइए। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इसके बाद में बात आती है नेक्स्ट चीज़ की, वो है सेफ्टी। अब देखो, स्कोडा की सेफ्टी की मैं ना भी बात करूं तो आपको मतलब पता ही होगा कि सिफर कार्स है और ये भी अब इतना प्रमोट करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा बताना फ़र्ज़ है। 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है। अगर आपको स्टार रेटिंग से मतलब है गाड़ी की, भले ही मैंने प्लास्टिक के लिए बोल दिया है बिल्ड अच्छी नहीं है, बट गाड़ी की मेटल और पेंट क्वालिटी हर जगह से अच्छी है, ना सिर्फ शैसी में जो कि है ही बढ़िया, ओवरऑल जो मेटल बाहर वार यूज़ किया गया वो भी बहुत अच्छा है। तो सेफ्टी रेटिंग अच्छी है। हाँ, 2 डिस्क मिलते हैं आपको, आगे मिलते हैं, बट फिर भी जो है ब्रेकिंग वगैरह अच्छी है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो है आपको वो भी दिए जाते हैं। तो गाड़ी जो है उसकी ओवरऑल सेफ्टी जो है उस वजह से काफ़ी अच्छी है और उसमें कोई डाउट जो है किसी प्रकार का आपको नहीं होना चाहिए। कंपटीशन की कार्स में अगेन होंडा सिटी लुक्स एज सेफ एज दिस ऑन पेपर। वो रेटिंग आप देखो तो, और एडास फंक्शंस वगैरह पे भी उसमें, बट ओवरऑल प्लास्टिक के बिल्ड या पेंट और सब चीज़ों में जो है अभी मैं स्कोडा को जो ऊपर रेट कर दूंगा होंडा सिटी से भी। उसके बाद में बात आती है अगेन फीचर्स की। अब आप बोलोगे फीचर्स तो आप नेगेटिव में गिना रहे थे। वेल एक्चुअली मेरे ख्याल से वो सारे ज़रूरी फीचर्स जो है वो गाड़ी कवर कर जाती है, जो कि अदरवाइज़ वोक्सवैगन स्कोडा ग्रुप की कार्स में मिसिंग पहले लगते थे। आपको फील गुड के लिए अच्छी खासी बड़ी डिजिटल MID दे दी गई है आपके पास में, यहाँ पे टच स्क्रीन है, आपको वेंटिलेटेड सीट जो है वो प्रोवाइड की जाती है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है वो चलता है, आपका इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर आपको मिलता है, सनरूफ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, गाड़ी में जो है क्रूज़ कंट्रोल और यहाँ पे आपको स्टीयरिंग के कंट्रोल्स, वो सब चीज़ें जो है थोड़ी बहुत करके आपको जो है जो दी जा रही है, और आपको ऐसा फील नहीं करवाती है इसमें तो कुछ भी फीचर नहीं है। वैसी वाली फीलिंग जो है वो बिल्कुल भी गाड़ी में नहीं आती है।
स्टिल कुछ फीचर्स ऐड किए जाते जैसा मैंने बताया, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है तो वो बात थोड़ी सी और मज़ेदार हो सकती थी। बट यहाँ पे मैं कमेंट करके ऐसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने वाली स्टेट में हूँ नहीं। आई डाउट इस ये पर्टिकुलर एक्सप्रेस वे बोला जाता है इसको, और 100 की स्पीड लिमिट है। मैं प्रॉपरली 70 पे भी नहीं चल पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज गाड़ी कोई कहीं भी चलाता है। मतलब स्लो चलने वाले इधर आ जाते हैं, फास्ट चलने वाले उधर चले जाते हैं, तो वो चीज़ें हैं। एक और चीज़ जो है फीचर्स वगैरह के मामले में ही काउंट की जाएगी, वो है ऑटोमेटिक लाइट्स के साथ में जो लाइट दी जाती है, LED लाइट्स, काफ़ी सही थ्रो और काफ़ी अच्छी लाइट्स है। प्लीज़ लो बीम पे ही चला करिए जब तक आपको ज़रूरत ना हो, मतलब आप कोई सुनसान रोड पे ना हो या सड़क पे कोई ना हो, तो तब तक आप जो है हाई बीम पे मत जाइए। अगर कोई है सड़क पे तो हाई बीम में जाइए, अगर कोई नहीं है, सड़क खाली है कम्प्लीटली, दूसरा बंदा भी नहीं दिख रहा है आपको, तो आप हाई बीम पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ प्लीज़ लो बीम पे ही जो है आप चलते रहिए। उसके बाद में गाड़ी जो है उसकी एक और चीज़ जो है मुझे काफ़ी सही लगी ओवरऑल। वैसे तो नेगेटिव में काउंट किया भी जा सकता है उसको, जो मैं इनिशियली आपको बता रहा था कि सर्विस वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह। अच्छी बात ये है कि स्कोडा की कार सेल हो रही है, उनकी बिक्री बढ़ रही है, तो उस वजह से आपको जो है प्रॉब्लम शायद कम आएगी ओवरऑल कॉस्ट और टच पॉइंट्स वगैरह के मामले में, सर्विस सेंटर्स वगैरह के मामले में आगे बढ़ते तो वो एक अच्छा साइन है ग्रोथ जो स्कोडा की यहाँ पे हो रही है। और आई थिंक इन फ्यूचर अगर दोनों ब्रांड्स में से किसी ब्रांड को अगर जाना भी हुआ, दैट विल बी फॉक्सवैगन ब्रांड जो बाहर रहेगा, स्कोडा ब्रांड जो वो इंडिया में कंटिन्यू करेगा। इसीलिए मैं आपको स्ट्रेस भी करता रहता हूँ बार बार कि आप स्कोडा कार्स ले लीजिए अगर मुझे कोई पूछता है डायरेक्टली। तो वो वाली चीज़ है कि हाँ, इम्प्रूवमेंट जो है वहाँ पर आ रहा है कंपनीज़ में, कंपनीज़ के ओवरऑल टच पॉइंट्स वगैरह में, तो वो एक अच्छा साइन जो है अगेन कंपनी के साथ में जुड़ जाता है। और उसके बाद में एक चीज़ ऐसी है जो कि आई थिंक इनफ एडवर्टाइज तो नहीं की गई है, बट लोगों ने स्ट्रेस जरूर दिया उस पर। उस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी है। कल एक भयंकर पानी वाले पैच में मैं चला रहा था, बहुत भयंकर बारिश हुई थी जयपुर में, अभी तो मैं दिल्ली में, बट जयपुर में जब चला रहा था, और आई थिंक थोड़ा सा मैं पीस ऑफ माइंड में भी था कि चली जाएगी गाड़ी पानी से, क्योंकि अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस जो इस गाड़ी को मिलती है। और उस वजह से एक दो जगह मैं जब गड्ढों वगैरह में भी गया हूँ तो थोड़ा सा कम मुझे स्ट्रेस रहा है कि गाड़ी जो कहीं टच हो जाएगी ऐसा कुछ। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस है अच्छी सेडान होने के बावजूद, तो वो एक अच्छी चीज़ जो है वो मानी ही जाएगी। इंजन ऑप्शन जो है वो भी एक अच्छी चीज़ है। 1 लीटर 1.5 लीटर मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों आपको दिए जाते हैं दोनों में। हाँ, अगर आपको और सस्ता वेरिएंट चाहिए होता, कोई NA इंजन मिल जाता तो बात अलग है, बट वो फिर ऑलरेडी डाइंग स्कोडा फील को और ज़्यादा ख़त्म करने वाली बात हो जाती अगर कोई नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दे दिया जाता। तो हाँ, थोड़ी मेंटेनेंस ज़्यादा रहेगी, थोड़ा सा वो चीज़ें रहेगी, बट आई थिंक आप अपफ्रंट जब ज़्यादा पे कर रहे हैं तो वो कस्टमर शायद थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेनेंस वगैरह में भी पे करने को ओके रहेंगे। ओके जी, तो फाइनल पॉइंट पे आने से पहले एक और चीज़ जो मैं कॉन्स में बतानी थी, मुझे नेगेटिव्स में बतानी, पर मैं भूल गया, वो है रियर सीट जो है उसका कम्फर्ट। लॉन्ग राइड्स वगैरह में जो रियर सीट्स है वो एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं है, और रॉन्ग साइड आना क्यों नहीं छोड़ते हैं लोग। इतने एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में रॉन्ग साइड की वजह से। ये तो भाई को कहीं और भी जाना है रॉन्ग साइड आके, उधर भी रॉन्ग, और लंबा जाएगा रॉन्ग साइड। एनीवे, तो रियर सीट जो है उसका कंफर्ट वगैरह जो है वो ऑनेस्टली थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। सारे कंपटीशन की गाड़ियों में बेटर है रियर सीट कंफर्ट। इसके साथ में वो इशू है कि वो उतना कंफर्टेबल रियर सीट नहीं है। बट जो लास्ट पॉइंट अच्छाई में मैं आपको बताने वाला था वो है स्पेस। गाड़ी में एक्चुअली बढ़िया स्पेस है, कंसिडरिंग पिछली फॉक्सवैगन ग्रुप की गाड़ियों से एक्चुअली स्पेस मैनेजमेंट थोड़ा सा बेटर करने जो है ये लोग लग गए हैं। काफ़ी सही ओवरऑल जो है इन टर्म्स ऑफ ना सिर्फ बैठने में या जो यूटिलाइजेशन है स्पेस का वो भी अच्छा है, बूट जो है वो भी अच्छा हो गया है, तो वो भी एक बढ़िया चीज़ यहाँ पे जो इस गाड़ी में है। अब एक चीज़ और, जैसे ये 3000 किलोमीटर चली हुई, 3-4,000 5,000 किलोमीटर हो गए होंगे, तो 3 महीने पुरानी गाड़ी है, और देखो कैसे आवाज़ कर रहा है। नीचे जाते हो नहीं ऊपर जाते हो। ये जो ऊपर वाले पोर्शन पे है और ऊपर आते हो थोड़ा सा वो प्लास्टिक्स और वो है इशू। ये तो रेड लाइट है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे गाड़ियाँ कैसे रुक रखी है। एनीवे, मेरा डेस्टिनेशन भी आ गया है और मेरी बातें जो आपके साथ में थी वो भी पूरी हो गई है, और जिनके यहाँ मैं जा रहा हूँ उनका भी कॉल मेरे को आने लग गया। तो ये कुछ बातें हैं स्कोडा के बारे में। आई होप आपको ये अजीब सा अलग सा ट्राई करने वाला फॉर्मेट पसंद आया हो, आप उसको इतना हेट ना करें कि ये नहीं वो रेगुलर वाले वीडियोस बनाओ। जो भी आपको जैसा भी लग रहा है मुझे बता दीजिए। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।